आधी रात को मैंने देखा कि मेरी पत्नी कमरे में नहीं थी। तभी दूसरे कमरे से उसकी अजीब आवाज़ें सुनाई दी। वो आवाज़ ये इशारा कर रही थी कि इस वक्त मेरी पत्नी किसी और के साथ। मैं व्हील चेयर पर बैठ दूसरे कमरे के पास पहुंचा और दरवाज़ा खोलते ही मेरे होश उड़ गए। मेरी पत्नी तो ऐसी हालत में थी कि कोई भी पति किसी का मोहताज होना एक बहुत ही बड़ा दर्द है। उस पर मेरी पत्नी की हरकतें मुझे और भी शक में डाल रही थीं। मैंने बड़ी बेबसी से अपनी बेजान टांगों को देखा था, जो चलने फिरने के काबिल नहीं थीं। मुश्किल से मैंने व्हील चेयर को अपने बेड के पास किया और अपने हाथों से बेजान टांगों को बेड से नीचे किया और व्हील चेयर पर बैठ गया। ये सब करने में ही मेरे पसीने छूट गए थे। मैं बुरी तरह से हाँफ रहा था। रात के अंधेरे में सामने वाले कमरे से मेरी पत्नी की आने वाली आवाज़ों ने मेरे होश उड़ा दिए थे। वह रोज मुझे दवा खिलाकर मेरे कमरे से निकलकर सामने वाले कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लेती थी। रात की खामोशी में मुझे अपनी बीवी की अजीबोगरीब सी आवाज़ें सुनाई देती थीं, जिन्हें सुनकर ही मेरा कलेजा फटने को होता था। रात भर मैं सुकून से सो नहीं पाता था। फिर वह दरवाज़ा सुबह ही खुलता था और जब मेरी बीवी कमरे से बाहर आती तो चेहरे पर एक मुस्कुराहट सजी होती थी। उसका हसीन रूप उस वक्त और भी ज़्यादा जगमगा रहा होता था। उसके गीले बाल मेरी जान निकालने लगते थे। जब मैं पूछता कि तुम रात को मेरे साथ क्यों नहीं सोई, उठकर क्यों चली जाती हो, तो वह मेरी किसी भी बात का कोई जवाब न देती। बस एक अजीब सी मुस्कुराती हुई नज़र मेरे बेदम पैरों पर डालती, जैसे वो कह रही हो कि तुम एक अपाहिज आदमी मुझे दे ही क्या सकते हो। वो मुझे मुंह से कुछ नहीं कहती थी और उसकी चुप्पी मुझे अंदर ही अंदर से मार रही थी। पूरा दिन वो मेरा ख्याल रखती थी, मुझे खाना भी अपने हाथ से खिलाती थी, लेकिन रात को खूबसूरत सी साड़ी पहनती और अच्छे से तैयार होकर दूसरे कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लेती थी। इधर रात भर जो तकलीफ वह मुझे देती थी, मेरे लिए वो मेरी जान निकालने के लिए काफ़ी था। औरत का यूं सजना संवरना बेमतलब नहीं होता। एक बार मैंने खाना खाते हुए उसका हाथ पकड़ लिया और उसे कहने लगा, दिशा, तुम रात को मेरे पास ही रहोगी ना? मुझे कहीं छोड़कर तो नहीं जाओगी? मुझे तुम्हारे बिना नींद ही नहीं आती है। तुम तो जानती हो कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। देखना, बहुत जल्द मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा, चलने फिरने भी लगूंगा। मेरी आंखें बेबसी की आखिरी हद तक फैली थी। जो तकलीफ, जो दर्द मैं रातों को सह रहा था, वह मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं क्या, कोई भी यह आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि उसकी पत्नी सच सवर कर दूसरे कमरे में चली जाए और पति को अकेले कमरे में छोड़ जाए। उसने मेरे हाथ से अपना हाथ छुड़ाया, फिर खाना उठाकर मेरे पास से चली गई। मैं व्हील चेयर से चलता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। वो किचन में खाने के बर्तन धो रही थी। मैं फिर उसके पीछे ही आ गया। मैंने कहा, डॉक्टर मुझे उम्मीद दिला रहे हैं कि मैं जल्दी ही चलने लगूंगा, मेरी टांगें फिर से ठीक हो जाएंगी, फिर हम दोनों दोबारा से अपनी जिंदगी। मेरी बात पर एक कांच का गिलास जोर से दिशा ने जमीन पर गिराया था। वो गुस्से से मेरी व्हील चेयर पकड़े हुए थी और फिर मुझे बाहर गैलरी में ले आई। 8वीं मंजिल से नीचे देखते हुए भी मुझे डर महसूस होता था। वो कहने लगी, तुम यूं ही मोहताज और अपाहिज ही अच्छे लगते हो, समझे? अगर तुमने अपने ठीक होने की बात की तो यहाँ से नीचे फेंक दूंगी। भगवान करे कि तुम कभी ठीक ना हो और हमेशा ऐसे ही रहो, बेबस, मोहताज, दूसरों के सहारे हमेशा जिंदगी गुजारो। वो बड़े गुस्से और कहर भरी नज़रों से मुझे देख रही थी। उसकी आंखों में इतनी नफरत भरी हुई थी कि एक पल के लिए तो मैं सहम गया था। गैलरी की दीवारें ज़्यादा ऊंची नहीं थी, वो मुझे आगे कर चुकी थी। नीचे का मंजर देखकर मेरी जान निकल गई थी। उसकी आंखें उस समय न जाने किस जज्बे से लाल हो रही थी। वो गुस्से से लंबी लंबी सांसें भर रही थी। फिर मेरी व्हील चेयर उसने पीछे कर दी, मुझे मेरे कमरे में ले आई, मुझे बेड पर सहारा देकर लिटा दिया और दवा खिलाकर मेरे कमरे का दरवाज़ा पूरा खोलकर सामने वाले कमरे में चली गई और उसने जोर से उस दरवाजे को बंद कर दिया जिस कमरे में वो आजकल रहने लगी थी। उस कमरे का एक दरवाज़ा बाहर की तरफ भी खुलता था। जिस तरह की आवाज़ें उसके कमरे से आती थीं, वो सुनकर मैं मौत की तरफ जा रहा था। मुझे अपनी बेजान टांगों पर अब गुस्सा आने लगा था। मैंने बेबसी से अपनी टांगों पर मुक्के मारने शुरू कर दिए। अगर मैं ठीक होता तो जान से मार डालता उस आदमी को जिसके साथ मेरी पत्नी हंसकर बातें कर रही थी। उस बंद कमरे में और भी न जाने क्या क्या हो रहा था।
जब एक आदमी और औरत कमरे में तन्हा होते हैं तो इससे आगे का ख्याल सोच कर ही मेरी रूह कांप जाती थी। लेकिन मैं मजबूर था। एक बार मैंने ठान लिया कि मैं आज इस आदमी को छोड़ूंगा नहीं। इसलिए बड़ी मुश्किल से मैंने व्हील चेयर पर बैठा और साइड टेबल से पिस्तौल निकाली और कमरे से बाहर निकल गया। सामने कमरे से अभी भी हंसने और बातें करने की आवाज़ें आ रही थीं। मैंने कमरे के दरवाजे की होल से झांक कर देखा तो जो मंजर मेरी आंखों ने देखा उसे देखकर मेरे होश उड़ गए थे। मैंने गुस्से से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया और जैसे ही दरवाज़ा खुला, सामने खड़े आदमी को देखकर मेरे हाथ में पड़ी हुई पिस्टल गिर चुकी थी, क्योंकि सामने तो मेरा ही वो मेरा होश उड़ाने वाला हुस्न लिए मेरे सामने बैठी हुई थी और मुझे उलझी हुई नज़रों से देख रही थी। मैंने अपने मुंह से सिगरेट का लंबा सा कस लेकर धुआं उड़ाते हुए कहा, मिस दिशा, मेरी तरफ से कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। आप अपने फैसले पर आज़ाद हैं। एक तरफ 20 लाख का चेक था और दूसरी तरफ मैरिज पेपर। मैंने अपनी गर्दन को चेयर पर टेक लगाते हुए उस हसीन लड़की के चेहरे की बेबसी को देखा और मन ही मन मुस्कुराया था। उसकी नज़रें कभी 20 लाख के चेक पर जाकर टिक जाती, जिसकी इस वक्त उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो कभी उन पेपर्स पर जिन पर साइन करके वो मेरी पत्नी बन जाती। औरत अगर हसीन हो और ऊपर से बेबस हो और मजबूर भी, तो उसकी बेबसी से खेलने में मुझे और भी मज़ा आता था। इसलिए मैं जिस कदर दिशा की बेबसी से मज़ा उठा सकता था, उठा रहा था। उसकी आंखों में झिलमिलाते आंसू मेरे अंदर अकड़ कर बैठे मेरे ईगो को बहुत ही सुकून पहुंचा रहा था। उस लड़की के लिए शायद ये फैसला करना बहुत मुश्किल था। मैंने दिशा को दोहराए पर लाकर खड़ा कर दिया था। उसका बाप इस समय अस्पताल के आईसीयू में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था और अपने बाप की जिंदगी बचाने के लिए अपनी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू लिए वो मेरे सामने मजबूरन बैठी थी। उस वक्त उसके गुलाबी गाल और बड़ी बड़ी आंखें मेरा चैन चुरा रहे थे। फिर उसने कांपते हाथों से उन पेपर्स पर साइन कर दिए। मेरे चेहरे पर भरपूर मुस्कुराहट छा गई थी। मैंने समझा कि मैंने फिर एक नाजुक सी कली को खरीद लिया है। उसे भी 4 दिन अपने कमरे की शोभा बनाऊंगा और फिर किसी फालतू चीज की तरह बाहर फेंक दूंगा। दिशा के साथ मेरी शादी पहली शादी थी। इससे पहले मैंने जितनी भी लड़कियों का इस्तेमाल किया था, बिना शादी के ही मैं अपनी ज़िंदगी में रंग भर रहा था और फिर जब मेरा मन भर जाता था तो मैं उन लड़कियों को छोड़ देता था। लेकिन दिशा से शादी दिशा की ही शर्त थी। जब उसने मेरी शर्त मानी थी तो मजबूरी में मैंने भी उसकी ये शर्त मान ली थी। और मेरे लिए औरत शायद इतनी ही अहम थी कि जिसके साथ कुछ दिन या कुछ महीने बस गुजर जाएं। मगर मैं नहीं जानता था कि दिशा किस आफत का नाम है। वो कोई आम लड़की नहीं थी, वो बहुत बड़ी बला थी। हाँ, वो एक बला ही थी जो मुझे निगल गई। मैंने बड़ी खुशी से दिशा के साइन किए हुए शादी के पेपर्स को उठाया और उन पर अपने भी साइन कर दिए। मेरे ऑफिस के रूम की तीसरी कुर्सी पर वकील भी बैठा हुआ था। उन्होंने बाकी की कार्रवाई की। अब वह हसीन सी लड़की दिशा शर्मा से दिशा रजावत बन गई थी। वह अब अमर रजावत की पत्नी बन चुकी थी, लेकिन बस कुछ ही महीनों के लिए, जब तक उससे मेरा दिल नहीं भर जाता। मैंने एक गिरी हुई सी नज़र दिशा पर डाली थी। वो सिर्फ मेरा दिल बहलाने के लिए थी। उसने जल्दी से वो 20 लाख रुपए का चेक उठाया और मेरे ऑफिस से बाहर जाने लगी। लेकिन मेरी पुकार उसके कदम रुक गए थे। मैंने कहा, दिशा, ये चेक मेरा ड्राइवर अस्पताल पहुंचा देगा। तुम मेरे साथ मेरे फ्लैट में चलो, क्योंकि आज हमारी शादी की पहली रात है जो मैं बर्बाद नहीं करना चाहता। मुझे में इतना सब्र नहीं था कि उसके इंतज़ार में अपना टाइम बर्बाद करता। उसने पलट कर मुझे तड़प कर देखा तो कहने लगी, मेरे पिता जख्मी हालत में अस्पताल में पड़े हैं। मैं नहीं जानती कि वो जिंदा बचेंगे भी कि नहीं। इसलिए भगवान के लिए एक रात मुझे मेरे पिता के पास गुजारने दो। मैं वादा करती हूँ मैं खुद ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। उसने हाथ जोड़ते हुए मुझसे विनती की थी, लेकिन मैं इतना रहम दिल नहीं था। अगर रहम दिल होता तो दिशा की मजबूरी का इस तरह से फ़ायदा ना उठाता। मैंने अपनी पैंट की जेब में हाथ डाले और धीरे से चलता हुआ उसके पास आ गया। मैंने कहा, तुम्हारे बाप को इस समय इस चेक की ज़रूरत है, तुम्हारी नहीं। पर यह चेक बहुत ही आराम से तुम्हारे बाप तक पहुंच जाएगा। और प्लीज़ अब मुझसे ऐसी बकवास बातें करके मुझे बोर मत करो। कब से मुझे इन पलों का इंतज़ार था। ये कहकर मैंने उसकी कलाई पकड़ी और उसे अपने साथ ले जाने लगा। वो पूरे रास्ते मेरे आगे हाथ जोड़ती रही। वो बार बार मुझसे मिन्नतें करती रही,
वो मुझसे बस कुछ ही घंटे की मोहलत मांग रही थी कि मुझे मेरे पापा के पास भेज दो। लेकिन मुझे तो जैसे कुछ भी सुनाई ही नहीं दे रहा था, सिवाय उस थप्पड़ की गूंज के जो कुछ दिन पहले इसी लड़की ने मेरे मुंह पर मारा था। मेरे अंदर जल रही आग शायद उसकी बेबसी और बहते आंसू देखकर ही बुझ सकती थी। इसलिए मैं बस गाड़ी चलाता रहा। उसकी किसी भी बात पर मैंने कोई ध्यान नहीं दिया। मैं एक बहुत ही अमीर और अय्याश टाइप का नौजवान था। इतने तो शायद किसी ने कपड़े भी नहीं बदले होंगे जितनी मैं लड़कियों को बदल चुका था और फिर उन्हें किसी फालतू चीज़ की तरह फेंक चुका था। इस दौलत के भंडार में किसी भी चीज़ की मेरे पास कोई कमी नहीं थी। मैंने शादी भी अभी तक इसीलिए नहीं की थी क्योंकि मुझे किसी एक औरत के साथ जिंदगी नहीं गुजारनी थी। आज तक कोई मुझे ऐसी मिली ही नहीं थी कि कुछ रातों की संगत के बाद भी मेरे दिल को वो भा जाती। मैं दिशा को उसकी कलाई से खींचता हुआ अपने फ्लैट पर ले आया। फ्लैट का दरवाज़ा खोलकर मैं उसे घसीटता हुआ अंदर कमरे तक ले आया था और उसे बेड पर धक्का दे दिया। वो आंसू बहा रही थी। मैंने कहा, 20 लाख रुपए दिए हैं ना तुम्हें, चिंता मत करो, नहीं मरेगा तुम्हारा वो बीमार और बुढ़ा बाप। इसलिए ये रोना धोना बंद करो। और फिर अलमारी से निकलकर उसे मैंने वही गाउन दिया जो कुछ दिन पहले मैंने उसे दिया था, और बदले में उस गरीब घराने की लड़की ने मेरे मुंह पर वो गाउन दे मारा और साथ में मेरे मुंह पर थप्पड़ भी मारकर मुझे अपनी शराफत की बात समझाकर गई थी कि मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो पैसों की खातिर इज्जत बेच देती हैं। पर आज मैंने उसे उसी मकाम पर लाकर खड़ा कर दिया था, सिर्फ 20 लाख रुपए के बदले में। वो उस समय मेरी खरीदी हुई गुलाम बन चुकी थी। जब तक कि मेरा दिल नहीं भरता मैं उसका इस्तेमाल करता, और जब मेरा दिल उससे भर जाता मैं उसे दूध में पड़ी हुई मक्खी की तरह निकाल कर फेंक सकता था। हालांकि कुछ दिन पहले भी मैंने उसे 20 लाख रुपए का चेक दिया था, और वजह था उसका बेपनाह खूबसूरत होना जिसने मेरे होशो हवास उड़ा के रख दिए थे। मैंने उसकी खूबसूरती की पहले भी इतनी ही कीमत लगाई थी, लेकिन बदले में उसने मुझे थप्पड़ मार दिया था। मैं चाहता तो उसी रात उसे जबरदस्ती अगवा करके भी अपने दिल में जल रही ज्वाला को शांत कर सकता था, लेकिन नहीं, मुझे उसे बेबस और मजबूर लड़की की बेबसी को देखना था। मैं चाहता था कि वो खुद मेरे पास रोते हुए लाचारों की तरह मदद मांगती हुई आए और मेरे सामने हाथ जोड़कर रोए गिड़गिड़ाए, तब जाकर मेरे दिल को सुकून मिलता। फिर ऐसा ही हुआ था। वो आज मेरे सामने इस गाउन में थी जिसमें मैं उसे देखना चाहता था। वो गाउन बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया था। नेट के उस गाउन पर छोटे छोटे से मोती लगे हुए थे जिसमें से उसकी खूबसूरती झलक कर बाहर आ रही थी। वो खुद को बार बार छुपाने की भरसक कोशिश कर रही थी और उसकी ये हरकत देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी। मैंने उससे कहा कि अब कोई फायदा नहीं है खुद को मुझसे छुपाने का। अब तो तुम मेरी पत्नी बन चुकी हो और मैं अब तुम पर अपना पूरा हक रखता हूँ। इसलिए अब मेरा जो मन होगा वैसा ही अब सब होगा। मेरे इस तरह से कहने पर वह बेचारी तड़प उठी थी। फिर वो अपनी आवाज़ में जहर भरते हुए मुझसे कहने लगी, नफरत है मुझे तुमसे, तुम्हारे जैसे अमीर बिगड़े हुए लड़कों से। तुमने सिर्फ मुझे पाया है, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत ही भरी हुई है। मैंने अपने पिता की जान बचाने की खातिर खुद को तुम्हारे हाथों बेच दिया है, या यूं कहो मैंने अपनी जिंदगी अपने पिता की खातिर दांव पर लगा दी है। उसके मुंह से इतनी नफरत भरी बातें सुनकर मेरे शरीर में गुस्से की लहर दौड़ गई थी। मैंने कसकर उसको अपने शिकंजे में जकड़ा और इतनी जोर से उसे पकड़ा कि उसकी सिसकी ही निकल गई थी। मैंने कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझसे चाहे जितनी भी नफरत करो, लेकिन कुछ दिन या फिर यूं कहो कुछ महीने तो मैं तुमसे अपना मन भरूंगा और अपने 20 लाख रुपए की कीमत वसूल करूंगा। उसके बाद तुम मुझसे हमेशा के लिए आज़ाद हो। ये कहकर मैं आगे बढ़ गया और उसके बाद मैंने वह सब पा लिया जिसकी मुझे अब तक जिद थी। रिशा मेरे पापा के ऑफिस में काम करने वाली एक छोटी सी वर्कर थी जिसकी तनख्वाह बहुत ज़्यादा कम थी। एक बार मैं किसी काम की वजह से अपने पापा के ऑफिस में गया और उनसे कुछ डॉक्यूमेंट साइन करवा कर उनके कैबिन से बाहर निकल गया कि तभी अचानक मेरी नज़र दिशा पर पड़ी। तो उसकी होश उड़ा देने वाली खूबसूरती को देखकर मेरा दिमाग घूम कर रह गया था। वो उस वक्त ब्लैक कलर की कुर्ती पहने हुई थी जिस पर रेड कलर का बड़ा सा दुपट्टा उसके कंधे पर फैला हुआ था। छोटी सी काली बिंदी और छोटी छोटी उसके कानों में झूलती हुई झुमकियाँ सब कुछ तबाह कर रही थी। वह चुपचाप से कंप्यूटर की स्क्रीन पर नज़र जमाए
तेजी से कीबोर्ड पर उंगलियां चला रही थी। मेरी बस अचानक से ही नज़र उसकी तरफ पड़ी थी, लेकिन उसकी खूबसूरती को देखकर तो मेरी नज़रें पलटना ही भूल गई थी। शायद मेरी नज़रों की तपिश का असर ये था कि दिशा उलझन का शिकार हो गई थी। औरतों की ये खासियत होती है कि खुद पर उठने वाली हर तरह की नज़र को वो अच्छे से पहचान जाती हैं, और ये सिक्स सेंस उनमें बिल्कुल नेचुरल होता है। शायद इसीलिए दिशा ने मुझे बड़ी ही नापसंदगी नज़र से घूरा था। मेरी मुस्कुराहट ये देखकर और भी गहरी हुई थी। मैं किसी काम से पापा के ऑफिस में आया, लेकिन दिशा की खूबसूरती ने मुझे मजबूर कर दिया था कि मैं वापस पापा के कैबिन में चला जाऊं। मैंने उनसे दिशा के बारे में पूछा तो वो कहने लगे कि वो कुछ ही महीने पहले उनके ऑफिस में काम करने आई थी। वो उसकी तारीफ करते हुए कहने लगे कि वह बहुत ही अच्छी और मेहनती लड़की है। मैंने कहा, मुझे भी ऐसी ही लड़की की ज़रूरत है। अगर आप दिशा से कहें कि वो मेरे ऑफिस में काम कर ले तो मेरी मुश्किल आसान हो जाएगी। मेरे पापा को भला इस बात पर क्या एतराज़ हो सकता था? और वैसे भी पापा मेरी किसी बात को टाल नहीं सकते थे, क्योंकि मैं उनकी इकलौती औलाद था। बस पापा को मेरी एक ही बात से प्रॉब्लम रहती थी कि मैं ज़िंदगी में मैच्योर कब बनूंगा, क्योंकि वो आए दिन लड़कियों से मेरी दोस्ती पर सवाल उठाते रहते थे। मेरी माँ भी ये चाहती थी कि अब मैं शादी करके सेटल हो जाऊं, लेकिन मैं शादी के झंझटों में पड़ना नहीं चाहता था। मैं तो आज़ादी से खुलकर अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहता था। मैंने अपना एक अलग से फ्लैट ले रखा था, और ज़्यादातर मैं अपने इस फ्लैट में रहता था और लड़कियों को भी वहीं पर ले आता था। मम्मी पापा के साथ मैं बहुत कम रहता था। फिर इसी तरह से दिशा को मेरे ऑफिस में शिफ्ट कर दिया गया। मैंने सबसे पहला काम यही किया कि उसकी तनख्वाह बढ़ा दी। वो इससे बहुत खुश हो गई थी, लेकिन अब तक उसे मेरे इरादों की खबर नहीं थी। उसे काम करते हुए कुछ हफ्ते ही गुजरे थे। मैं फिर उसे किसी भी काम के लिए कहता तो वो हर बार चुपचाप मेरा काम कर दिया करती थी। वो मेरी किसी भी बात को ना नहीं करती थी, लेकिन उसने पहली बार मेरे काम के लिए उस दिन ना कहा, जब मैंने उससे ये कहा कि मेरे ऑफिस में काम करने वाली लोगों के लिए रूल कुछ अलग हैं। मुझे काम करने वाली लड़कियों का लुक मॉडर्न चाहिए, इसीलिए अगर तुम ये जो बड़ा सा दुपट्टा ओढ़ कर रखती हो ना, इसे उतार कर कुछ मॉडर्न कपड़े पहन कर यहाँ काम करो तो ज़्यादा अच्छा होगा, और उसके लिए मैं तुम्हारी तनख्वाह भी डबल कर दूंगा। मेरी ये बात सुनकर उसने मुझसे कहा कि मैं जो कपड़े पहनती हूँ उनमें मैं खुद को कंफर्टेबल फील करती हूँ। मुझे अपना लुक चेंज करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जब मैं आपके पापा के ऑफिस में काम करती थी तब भी उन्हें मुझसे कोई दिक्कत नहीं थी, इसलिए आप मुझे वापस अपने पापा के ऑफिस में ही भेज दें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मुझे ये सब करना बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। उसके इनकार ने मेरे अंदर तो गुस्सा भड़का दिया था। आज तक इतनी हिम्मत मेरे आगे किसी लड़की ने नहीं दिखाई थी। मैं ये बात तो बहुत अच्छी तरह से जानता था कि ऐसी लड़कियां जो अपने घर की खराब हालत की वजह से कमाने के लिए बाहर निकलती हैं, वो खुद पर खुददारी के लेवल के तौर पर बड़ा सा दुपट्टा लपेट कर रखती हैं और अपनी खूबसूरती छुपाकर हम जैसे बिगड़े हुए लड़कों के सामने खुद को इज्जतदार साबित करने का ये उनका एक पुराना हथकंडा है। इस टाइप की लड़कियां अपनी खूबसूरती छुपाकर इसकी और भी ज़्यादा कीमत बढ़ाती हैं, और फिर जब हम उनकी कीमत बढ़ाते हैं तो उनकी शराफत की चादर उतरने में ज़्यादा देर नहीं लगती। इसलिए मैंने भी ऐसा ही किया था। मैंने अगले ही दिन दिशा से कहा कि तुम्हें मेरे साथ एक बिजनेस लंच पर चलना है, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। सबसे पहला सवाल उसने यही किया कि वो ऑफिस की टाइमिंग में ही वापस आ जाएगी, क्योंकि वो ज़्यादा देर नहीं रुक सकती है। मैंने कहा, हाँ, तुम ऑफिस टाइम में ही लौट आओगी। मेरी ये बात सुनकर वो मेरे साथ जाने को तैयार हो गई। मैं फिर उसे एक रेस्टोरेंट में ले आया। मेरे कुछ क्लाइंट्स वहाँ मौजूद थे। मीटिंग और लंच के बाद वो लोग चले गए थे। मैं दिशा को बहाने से फिर होटल के कमरे में ले आया, लेकिन जब मैंने उसे अपने इरादे के बारे में बताया तो वह गुस्से से लाल हो गई थी। मैं 20 लाख रुपए का चेक और एक बेहुदा सा लिबास उसके सामने रख दिया और ये भी कहा कि मैं जब तक चाहूँ अपना समय तुम्हारे साथ बिता सकता हूँ। तुम मुझे इनकार नहीं करोगी। मैं जानता था कि वो अपनी कीमत कुछ बढ़ाना चाहेगी और 20 लाख रुपए की रकम भी कुछ कम नहीं थी, लेकिन ऐसा नहीं था। उसने वो चेक और वो ड्रेस मेरे मुंह पर दे मारा और कहने लगी कि मैं एक शरीफ और इज्जतदार घर की लड़की हूँ
वो मुझ पर एक नफरत भरी नजर डालती हुई कमरे से बाहर चली गई थी। उसने मेरे ऑफिस की नौकरी भी छोड़ दी। ये बात मेरे जैसे बिगड़े आदमी से कहाँ बर्दाश्त होनी थी। इसलिए सबसे पहले मैंने अपने पापा से दिशा की पूरी डिटेल ली और कहा कि वो भी दिशा को अपने ऑफिस में नौकरी पर ना रखें। मेरे पापा ने जब वजह पूछी तो मैंने बस उनसे इतना कह दिया कि वो लड़की बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मेरे पापा ने मेरी बात मान ली और दिशा को दोबारा नौकरी पर नहीं रखा। उसके बाद मैंने उसके पिता का एक्सीडेंट करवा दिया, उसे जिंदगी और मौत तक पहुंचा दिया। और अब जब वह मेरे पास मदद के लिए आई तो मैंने उसे साफ कह दिया कि मिस दिशा, अगर आप चाहती हैं कि मैं आपकी कुछ मदद करूं, तो अपनी शराफत और ये खानदानी इज्जत को आप मेरे ऑफिस से बाहर ही निकाल कर आइएगा। वो कहने लगी कि मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, लेकिन बदले में तुम्हें भी मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। मैंने कहा, तुम्हारी क्या शर्त है? तो वो कहने लगी कि तुम चाहे मुझे एक रात के लिए अपने पास रखो या फिर हर रात के लिए, या जब तक तुम्हारा मन करे तब तक अपने साथ रख सकते हो, लेकिन मुझे हाथ लगाने से पहले तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। बिना शादी के तुम मेरे करीब तक नहीं आओगे। बेशक तुम मुझे चाहे एक रात के बाद तलाक दे देना, लेकिन मैं बिना शादी किए तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। उसकी ये बात सुनकर मैं दंग रह गया था और फिर उसकी बात मेरे लिए एक एडवेंचर जैसी थी। आज से पहले मैंने कभी किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं किया था। उसकी बात पर मैं जोर से हंसा और फिर एक वकील को अपने कमरे में बुला लिया। खैर, ये शादी दिशा के लिए शादी होगी, लेकिन मेरे लिए ये कोई भी अहमियत नहीं रखती थी। वो मेरे लिए सिर्फ कुछ दिन या कुछ महीने के लिए मेरा दिल बहलाने का सिर्फ सामान थी। आज वो लड़की मेरे करीब थी, मेरे ही फ्लैट के कमरे में मेरे पास, और बहुत ही मजबूर होकर वो अपने आंसू बहा रही थी। उसकी अकड़ मैंने कुछ ही दिन में तोड़ कर रख दी थी। मेरे अंदर बैठा हुआ हैवान परस्त इंसान इस कमजोर सी लड़की से अपनी बात मनवा कर बहुत ही सुकून महसूस कर रहा था। दिशा का बाप तड़प तड़प कर अस्पताल में दम तोड़ चुका था। वो अगले दिन अस्पताल पहुंची तो अपने पिता के मुर्दा शरीर को देखकर बुरी तरह से रोने लगी थी। लेकिन मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। दिशा का उसके बाप के अलावा और कोई नहीं था। कुछ दिन वो अपने बाप का मातम मनाती रही, लेकिन मेरे अंदर न जाने क्यों उस लड़की की इच्छा अब दिन ब दिन बढ़ने लगी थी। हालांकि मेरा बदला पूरा हो चुका था। मैं उसे पत्नी बनाकर रखना नहीं चाहता था, लेकिन शायद उसकी खूबसूरती का भूत मेरे सर से अभी भी उतरा नहीं था। इसलिए उसके घर से उसे वापस मैं अपने फ्लैट पर ही ले आया। इस बार उसकी आंखों में मेरे लिए पहले से और भी ज़्यादा नफरत भरी हुई थी, लेकिन मुझे कहाँ किसी बात की परवाह थी। मुझे लगा बस कुछ दिन का और खुमार है। जैसे ही दिशा की खूबसूरती का असर मेरे सर से उतरेगा, मैं दिशा के मुंह पर तलाक के पेपर मारकर उसे यहाँ से चलता कर दूंगा। लेकिन वो तो किसी नशे की तरह मेरे अंदर उतरने लगी थी। हर बार मुझे पहले से और भी ज़्यादा वो हसीन लगने लगती थी, इतनी कि मैं उसे जितना भी देखता लेकिन मेरा मन नहीं भरता। हालांकि मुझे आज तक दिशा से बदले में मोहब्बत नहीं मिली थी। उसकी आंखों में मेरे लिए सिर्फ एक ही जज्बा था, और वो नफ़रत का था। जितना मैं उसकी संगत में रहता उतना ही वो मुझे अच्छी लगने लगती थी। उसका उदास चेहरा भी मुझे लुभाने लगा था। एक बार वो बहुत बीमार हो गई थी और तब मेरी जान पर ही बन गई थी। उसे बुखार में तपता देखकर मेरा दिल तड़प उठा था। उस समय मुझ पर यह खुलासा हुआ कि मैं तो दिशा से मोहब्बत कर बैठा हूँ। उसकी तकलीफ मुझे बर्दाश्त नहीं हुई थी। मैं रात भर उसकी खातिर जागता रहा, उसका ख्याल रखता रहा। कुछ दिन में ही फिर वो ठीक हो गई थी। अब धीरे धीरे 6 महीने गुजर चुके थे, लेकिन अब भी वो मेरी पत्नी थी। एक बार उसने मुझसे खुद ही पूछ लिया कि तुम अब मुझे कब तलाक दोगे, क्योंकि ये तो मैं उसे पहले ही बता चुका था कि मैं उसके साथ कुछ दिन या फिर कुछ महीने ही रहूँगा। लेकिन अब मेरा इरादा बदल चुका था। मैं चाहता था कि वह यूं ही मेरे साथ हमेशा बनी रहे, और मैं अपना ये इरादा उसे बता दिया था। मेरी बात सुनकर उसने नफरत से मुझे देखा और कहने लगी, मुझे तुम्हारे साथ अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं गुजारनी। मुझे हर सूरत में तलाक चाहिए। तुमने तो खुद कहा था कि तुम मुझे छोड़ दोगे। ये कहते हुए वह फूट फूट कर रो पड़ी थी। मैंने कहा, दिशा, ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है। पता नहीं कब मैं तुमसे दिल लगी करते करते तुमसे दिल लगा बैठा हूँ, इसलिए अब तुम्हें मैं छोड़ नहीं सकता। मैं तुमसे मोहब्बत कर बैठा हूँ। अब तुम्हारे बगैर जीने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। प्लीज़ दिशा,
जो भी कुछ हुआ है उसे तुम भूल जाओ और तुम भी मेरी मोहब्बत को स्वीकार कर लो। तुम जैसे यहाँ रह रही हो रहती रहो। लेकिन वो मुझसे लड़ने लगी, कहने लगी मुझे छोड़ दो। उसकी हालत दीवानों जैसी होने लगी थी। वो मेरे पैरों में पड़कर बुरी तरह से हाथ जोड़कर कह रही थी कि मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। मैंने बहुत चाहा कि मैं उसे समझाऊं, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी। मजबूरन मुझे उसे थप्पड़ मारना पड़ा। मैंने कहा आज के बाद मेरे साथ ये बात मत करना, तुम यूं ही मेरे साथ पूरी जिंदगी रहोगी, समझी। मैं ये कहकर ऑफिस के लिए घर से निकल गया। दिशा पर जो पागलपन का दौरा पड़ा था उसे हटाने के लिए मुझे उसे थप्पड़ मारना पड़ा था। लेकिन अब मुझे बहुत अफसोस हो रहा था कि मैंने दिशा पर हाथ कैसे उठाया। उस दिन मैं टेंशन में कार भी बहुत तेज चला रहा था और जिसका नतीजा ये निकला कि सामने आने वाली गाड़ी से अचानक से मेरी टक्कर हो गई। मेरी गाड़ी कलाबाजी खाकर लुढ़क गई थी। मैं बेहोश हो चुका था और जब मैं होश में आया तो खुद को अस्पताल में पाया। मेरे पापा के साथ दिशा भी वहाँ मौजूद थी। उसी समय मैंने अपने पापा के सामने दिशा को अपनी पत्नी स्वीकार कर लिया था। मेरे पापा ये सुनकर मुझसे नाराज हो गए थे, लेकिन मैं जिस हालत में अब पहुंच गया था वो मुझे कुछ भी नहीं कह सकते थे। मेरी दोनों टांगें फ्रैक्चर हो चुकी थी। डॉक्टर ने मेरी दोनों टांगों पर प्लास्टर चढ़ा दिया था। डॉक्टर का कहना था कि कुछ महीने तक तुम अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते हो। एक हफ्ते तक अस्पताल में रहने के बाद अपने माँ बाप के घर जाने की बजाय मैं दिशा के साथ फ्लैट पर चला गया था। वो मेरा ख्याल रख रही थी। उसका रवैया भी बदल चुका था। लेकिन मुझे रात को दवा देने के बाद मेरे कमरे से वो बाहर निकल जाती थी और फिर पूरी रात वो कमरे में नहीं आती थी। मैं उस समय इस कदर मोहताज हो चुका था कि खुद से बेड से उठ भी नहीं सकता था। मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। वो सामने कमरे में थी, लेकिन उसके कमरे का दरवाज़ा बंद था। रात की खामोशी में मुझे सामने कमरे से सिसकियों की आवाज़ें आ रही थी। उस समय कौन था जो कमरे में दिशा के साथ मौजूद था? मेरा जी बेहद घबराने लगा था। शायद मेरा वहम है, लेकिन ये वहम नहीं था, क्योंकि अब मुझे रोज़ ही ऐसी अजीबोगरीब आवाज़ें आने लगी थी जो मेरे लिए बहुत ही तकलीफ़ का कारण बनती जा रही थी। मेरे ऑफिस के काम के सिलसिले में दिशा ही मुझे फ़ाइल साइन करवाने के लिए देती थी। मेरे ऑफिस का मैनेजर रोज़ आता था। जो भी ज़रूरी काम होता मैं उससे घर पर ही डिस्कस करता था और फिर वो चला जाता था। वो काफ़ी जिम्मेदार और शरीफ लड़का था। अपने काम से काम रखता था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि आज वही मेरी पत्नी के कमरे से बाहर निकलेगा। मैंने उसे जैसे ही देखा मैंने कहा तुम? वो कहने लगा हाँ मैं। आज वो मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझे देख रहा था। दिशा भी उसके साथ खड़ी थी। उसने कुछ फाइल्स मेरे सामने रख दी और कहने लगी तुम्हारी सारी जायदाद मैंने अपने नाम पर कर ली है और अगर तुमने मुझे तलाक नहीं दिया तो मैं तुम्हें जान से मारने में भी पीछे नहीं हटूंगी। मैं हैरत से दिशा को देख रहा था। मैंने कहा दिशा, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी। मुझे तुम्हारी शराफत पर विश्वास था। मैं कुछ भी सोच सकता था, लेकिन तुम्हारे बारे में ये नहीं सोच सकता था कि तुम किसी के साथ गलत रिश्ता भी बना सकती हो, क्योंकि ऐसा नाजायज़ रिश्ता तो मैं भी तुमसे बनाना चाह रहा था और बदले में तुम्हें मैंने लाखों रुपए भी दिए थे। लेकिन तब तुमने अपनी शराफत को, अपनी इज्जत को अहमियत दी थी। तो फिर आज क्यों गैर आदमी के साथ मुझे अपनी जायदाद के छिन जाने का अफसोस नहीं है, लेकिन इस कदर तुम्हारे बदल जाने का मुझे बहुत दुख है। बेहतर है कि अब तुम मेरी जान ही ले लो, लेकिन मैं तुम्हें तलाक नहीं दे सकता। तुमसे जुदा होकर भी मैं मर ही जाऊंगा। इससे तो अच्छा है कि तुम्हारे नाम के साथ मैं इस दुनिया से चला जाऊं। मैंने ज़मीन पर गिरी पिस्टल को हाथ में लिया और कांपते हाथों से दिशा को थमा दी। दिशा ने पिस्टल हाथ में ले ली थी, लेकिन अगले ही पल वह रोने लगी थी। वो मैनेजर कहने लगा, दिशा मेरी बहन है। मैं दुबई में नौकरी करने गया था, लेकिन वहाँ मुझे किसी ने झूठे इल्ज़ाम में जेल भेज दिया था। लेकिन जब मैं वहाँ से छूटकर वापस आया तो दिशा ने मुझे सारी कहानी सुनाई थी और मुझे बहुत दुख हुआ था। तुमने मेरे पिता के साथ जो भी किया, मैंने और दिशा ने उसका बदला लिया है। इसलिए मैंने तुम्हारे ऑफिस में नौकरी की, तुम्हारा भरोसा जीता, फिर तुम्हारा एक्सीडेंट करवाया और उसके बाद तुम्हें तकलीफ देने के लिए ये ड्रामा रचाया। ये सुनकर मैं खुद शर्मिंदा होकर रह गया था। मैंने दिशा से अपने हर गलत रवैये की माफ़ी मांग ली थी। दिशा कहने लगी कि तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया उसके लिए मैं तो तुम्हें माफ़ कर सकती हूँ, लेकिन तुमने मेरे पिता के साथ जो किया उसे मैं सारी ज़िंदगी कभी नहीं भूल सकती। और इसी वजह से मेरे दिल में जो तुम्हारे लिए नफ़रत है
उसके होते हुए मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। इतना कहकर दिशा ने वो जायदाद के कागज मेरे हाथ में पकड़ाकर कहा कि तुम्हारी जायदाद तुम्हारी ही है और ये तलाक के कागज हैं जिन पर मैंने तुम्हारे साइन ले लिए हैं और मैंने भी इन पर साइन करके तुमसे तलाक ले लिया है। दिशा की इस बात ने मुझ पर बिजली ही गिरा दी थी। मैं एक बार फिर से उसके आगे गिड़गिड़ाने लगा। मैंने कहा कि मुझे माफ़ कर दो दिशा, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। दिशा ने कहा कि गुनाह हुआ है तो अब उसकी सज़ा भी यही है कि तुम सारी ज़िंदगी यूं ही अपाहिजों की तरह अकेले सड़ते रहो, ताकि तुम्हें पूरी ज़िंदगी इस बात का एहसास होता रहे कि तुमने न सिर्फ मेरे साथ बल्कि न जाने कितनी ही लड़कियों के साथ गलत किया है। इस बात का प्रायश्चित यही है कि अब कम से कम इस बची हुई ज़िंदगी में कुछ अच्छे काम करना, दूसरों की मदद करना। इतना कहकर दिशा अपने भाई के साथ वहाँ से जा चुकी थी। आज मैं अपने कर्मों की सज़ा भुगत रहा था। कुछ टाइम के बाद पापा मुझे विदेश ले गए और वहाँ से मैं अपना इलाज करवा कर जब वापस लौटा तो अपने दोनों पैरों पर खड़ा था। लेकिन अब मैं बिल्कुल बदल चुका था। विदेश से लौटने के बाद मैं सबसे पहले दिशा के घर गया और जब वहाँ पहुँचा तो मैं ये देखकर दंग रह गया था कि दिशा प्रेग्नेंट थी। वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी। मैं उसे देखकर इतना खुश हुआ कि इतना खुश तो मैं अपने पैरों पर खड़े होकर भी नहीं हुआ था। मैं अच्छे से जानता था कि वो खुददार लड़की कभी भी मेरे साथ अब वापस नहीं लौटेगी, लेकिन फिर भी मैं हर रोज़ उसके घर जाता था, सिर्फ उसे देखने के लिए। इधर मैंने कुछ एनजीओ स्टार्ट कर दिए थे ताकि गरीब और मजबूर लोगों की मैं मदद कर सकूं। मैं दिन रात खूब मेहनत कर रहा था। कुछ समय के बाद ही मेरा प्यारा सा बेटा इस दुनिया में आ चुका था और जब वह 4 साल का हो गया तो दिशा ने नौकरी ढूंढना शुरू कर दिया था। मैंने अपने ही पहचान के एक बड़े बिजनेसमैन से कहलवा कर दिशा को बहुत अच्छी तनख्वाह पर उसके ऑफिस में नौकरी दिलवा दी थी, लेकिन ये सख्त हिदायत दी थी कि उसे कभी भी इस बात की भनक तक ना लगे। मेरे पापा बार बार मुझ पर दबाव बनाते थे कि मैं कानूनन अपने बच्चे को दिशा से छीन लूं, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरा बेटा मेरी तरह बने। उसकी अच्छी परवरिश सिवाय दिशा के और कोई भी नहीं कर सकता था। मैं उसे एक अच्छा इंसान बनते हुए देखना चाहता था, जो सिर्फ दिशा ही कर सकती थी। कुछ समय के बाद दिशा के दिल में जब मेरे लिए थोड़ी नफरत कम हुई तो उसने मुझे सिर्फ इतनी रियायत दी कि मैं अपने बेटे से जब चाहूँ तब मिलने जा सकता था। इसी बहाने मैं दिशा को भी देख लिया करता था। शायद ये उन लड़कियों की ही बद्दुआएं थीं जिनके साथ मैंने गलत किया था कि आज मैं अपने प्यार और अपने बेटे के इतने करीब होते हुए भी उनसे इतना दूर था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें।